इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और राजनीति में उनकी भूमिका। इस वीडियो में इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, जैसे कि हमने महात्मा गांधी की जीवनी देखी, उनके प्रारंभिक जो आंदोलन थे उसके बारे में हमने देखा, फिर उन्होंने कैसे रॉयलेट एक्ट का विरोध किया, कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इससे पहले हमने खिलाफत आंदोलन को देखा। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो 1922 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक के बीच का टाइमिंग था, उसमें महात्मा गांधी की क्या क्या गतिविधियां रही। तो हमने उसमें देखा कि उस समय महात्मा गांधी ने राजनीति में गतिविधियां जो हैं उनकी वो शून्य हो गई थी। वो राजनीति से अब काफ़ी अलग थलग रहने लगे थे और उनका जो मुख्य ध्यान था वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता के सामाजिक जीवन को सुधारने में लगाया, समाज सुधार में लगाया। और उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य किया। उन्होंने निश्चित जाति के लोगों के लिए सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया। वो अपनी वेशभूषा से, अपने रहन सहन से जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के चलते वो भारतीय जो नेतागण हैं उनके बीच में उनका लोकप्रियता उनकी थोड़ी सी घटने लगी है और कुछ नेता उनसे नाराज़ चलने लगे हैं। और ऐसे ही कुछ नेता थे जो गांधी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे। उन्होंने एक स्वराज दल की स्थापना की और इस दल की स्थापना का उद्देश्य था कि वो सरकार की, अगर सरकार के जो गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल हों, वो शासन चलाने में उनकी भागीदारी हो, और इसके लिए वो चुनाव में शामिल होना चाहते थे, जबकि गांधी जी ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही थी। तो ऐसे नेताओं में हमने नाम देखा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की। इलाहाबाद में उसकी पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस आंदोलन की, इस दल की स्थापना इसलिए की है ताकि वो सरकार के कार्यों को पर अंकुश लगा सके। अगर सरकार की नीतियाँ और सरकार के कार्य अगर जनता की भलाई के लिए है वो और उसे सुधार कर पेश करेंगे, लेकिन अगर सरकार की जो नीतियाँ और गतिविधियाँ हैं वो जनता पर शोषण करने की है, जनता पर अत्याचार करने की है, तो वो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये सब कुछ देख लिया था पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम इसी पे बात करेंगे, स्वराज दल पर ही। हम ये देखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना के पश्चात जब उनकी आलोचना होने लगी तो फिर किस तरह से इन्हें बताया गया कि इसके जो स्वराज दल है इसकी उद्देश्य क्या है, और हम आगे इस पर भी बात करेंगे कि स्वराज दल के कार्यक्रम क्या क्या रहे। तो महात्मा गांधी और उनके कई सहयोगी द्वारा स्वराज पार्टी का साथ ना देने के लिए कहा गया, फिर भी उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और फिर भी वो चुनाव में विजयी रहे। स्वराज पार्टी की तरह की इतनी आलोचना की गई। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि हमारा नारा है नष्ट करो, पर हम क्यों नष्ट करना चाहते हैं, हम किसे मुक्त होना चाहते हैं। हम उस परिपाटी को नष्ट करना चाहते हैं तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और ना हो सकती है। हम उसे नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम उसके स्थान पर एक ऐसी परिपाटी का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक और सार्वजनिक हितों में काम कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे चित्तरंजन दास ने ये कहने का प्रयास किया है कि उनकी जो स्वराज पार्टी है वो ऐसी चीज़ों को नष्ट करना चाहती है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी चीज़ों को नष्ट करके हम ऐसी चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं जो हमारे लिए हित में हो, जो हमारे फ़ायदे की बात हो। इसके बाद हम देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू ने थे जो है उन्होंने भी कहा कि हमने अपने कार्यक्रम में अड़ंगा शब्द का प्रयोग किया। वह ब्रिटिश संसदीय इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं, क्योंकि अधीनस्थ और सीमित अधिकारों वाली काउंसिलों में उस अर्थ में अड़ंगा डालना असंभव है। हमारा उद्देश्य तो नौकरशाही द्वारा गणराज्य के मार्ग में डाली गई रुकावटों को दूर करना है। सीधे तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की नीतियाँ जनता के हित में नहीं होगी तो हम उन नीतियों में अड़ंगा डालना चाहते हैं। जब हम अड़ंगा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी मुकाबले से हमारा तात्पर्य है। आगे हम बात करेंगे स्वराज पार्टी ने क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहला कार्य उन्होंने ये किया कि 1919 ईस्वी के सुधारों की पुनः व्याख्या करने के लिए कहा गया। मतलब 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उनकी दोबारा व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि नवीन संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श करना और गोलमेज सम्मेलन बुलाना। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता था कि भारतीय जो नेता हैं वो भी रहते थे और रहेंगे, और ब्रिटिशर्स भी रहेंगे, और उनके बीच आमने सामने बैठकर भारतीय मुद्दों पर बातचीत होगी। तो ये उन्होंने डिमांड रखी। नेक्स्ट जो उन्होंने बात की है
उन्होंने कहा कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की और इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किए। असहयोग आंदोलन के समय हमने बात की थी कि बहुत सारे शीर्ष के जो नेता थे, जिनमें गांधी जी भी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो स्वराज पार्टी की जो मांग थी, उसमें ये कहा गया कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, मतलब जितने भी लोगों को राजनीतिक रूप से गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा कर दिया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बात की कि विरोध प्रकट करने हेतु सरकारी समारोहों और उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। उपर्युक्त वर्णन में के आधार में कहा जा सकता है कि स्वराज पार्टी ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन को उस समय नेतृत्व प्रदान किया जबकि असहयोग आंदोलन की निराशा से जनता दुखी थी। सरकार के गलत एवं अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकने का प्रयत्न किया और सरकार को जनता के अनुरूप चलने के लिए कुछ हद तक विवश किया। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हो सका, मतलब इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ और स्वराज पार्टी के माध्यम से जनता में जागृति भी आई। तो ये थी स्वराज पार्टी, जिसकी गठन किया गया और जिसके गठन का उद्देश्य बताया गया कि वो सरकार की नीतियों में सुधार करना चाहती है और गलत नीति में अड़ंगा डालना चाहती है, और उन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे इसी बीच होने वाले कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ। एक तरफ तो थे गांधी जी ने अहिंसात्मक नीतियों पर चलने की बात कही, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो हाथ जोड़कर विनती करने पर और निवेदन करने पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो छीन कर मांगने में विश्वास करते थे। तो हम चलिए ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में, ऐसे ही कुछ वीरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंसात्मक रूप से या हिंसात्मक रास्तों को अपनाकर आंदोलन चलाया, क्रांतिकारी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। कई नेता जेल में डाल दिए गए थे और कई इधर उधर बिखर गए थे। 1920 ईस्वी के शुरू में क्रांतिकारी आतंकवादियों को आम माफी के अनुसार जेल से छोड़ दिया गया था। फिर असहयोग आंदोलन सामने आया तो महात्मा गांधी तथा चित्तरंजन दास की अपील पर जेल से छूटे हुए क्रांतिकारियों ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया। मतलब जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस समय जो नेतागण थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास ने ये अपील की थी कि वो क्रांतिकारी रास्तों को छोड़ दें और अहिंसात्मक तरीके से लड़ें। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तब जो ये आंदोलनकारी थे उनको थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उस समय ये जो क्रांतिकारी थे वो युवा थे और युवाओं में क्रोध जल्दी आता है। तो यही हुआ यहाँ पर भी, जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया तो जिससे युवाओं में एक क्रोध की भावना आ गई, क्योंकि आंदोलन के बहाव में आकर कई युवकों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उस समय कहा गया था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। तो इसी बात पर आकर, इसी बहाव में आकर, इसी आक्रोश में आकर बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तो इन्हें फिर लगा कि इनका तो जो इन्होंने त्याग किया वो व्यर्थ चला गया, और चूँकि इन्हें परिणाम सामने नहीं मिला तो इन्हें फिर अपना जो भविष्य है वो खतरे में नजर आने लगा और इनमें निराशा व्याप्त होने लगी। अहिंसात्मक विचारधाराओं से उनका भरोसा उठ गया। अब उनको लगने लगा कि नहीं, अहिंसा का रास्ता पे चलते कर कुछ नहीं हासिल हो सकता। और तब जब चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी को भी कोई हल नहीं निकाल पाई, तब युवकों का मान ये रहा था कि हिंसात्मक तरीकों से ही आज़ादी मिल सकती है, और इसी भावना ने धीरे धीरे करके क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ावा दिया और फिर देश में बहुत सारी ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और अब जो है ये आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो दो भागों में बढ़ गया था। एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, और दूसरा था बंगाल। क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, इसीलिए बंगाल में यह आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से होने लगा। तो अब हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। क्रांतिकारियों को संघर्ष करने हेतु धन की आवश्यकता थी। इन युवाओं ने लूट की योजना बनाई, मतलब धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्होंने लूट का रास्ता अपनाया। और इसी योजना के तहत 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास एक गांव जिसका नाम था काकोरी, वहां पर 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेल विभाग का खजाना इस ट्रेन में जा रहा था और इसे इन्होंने लूट लिया। यह जो घटना थी वह काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। सरकार इस घटना से बौखला गई और बड़ी संख्या में उन्होंने युवकों को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन पर मुकदमा चलाया गया। और ऐसे ही लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, उनमें कुछ नाम है: अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी। इनको मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई और निमित्त चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो यहाँ से फरार हो जाते हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए हैं और उसका कारण क्या है कि जब इन युवकों ने अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया, अपने सारे करियर को छोड़ दिया और अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे थे, बट असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए जाने के बाद इन्हें अपना त्याग व्यर्थ लगने लगा। ऐसे में फिर स्वराज पार्टी की भी स्थापना हुई, लेकिन स्वराज पार्टी भी कुछ खास करामात नहीं दिखा पाई। ऐसे में ये युवक जो है वो पूरी तरह से निराश हो गए और अब इनकी मंशा जो है वो बदलने लगी थी और अब इनकी सोच में परिवर्तन होने लगा था। अब ये मानने लगे थे कि नहीं, अहिंसात्मक तरीके से क्रांति करके या फिर अहिंसात्मक तरीके से विनती करके, सरकार के समक्ष याचना करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो इसके लिए हमें क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और यही वजह था कि ऐसे समय में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ने लगी और पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़ोर शोर से ये होने लगा और साथ ही साथ बंगाल में भी ज़ोर शोर से क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ने लगी। इस तरह से हमने काकोरी कांड को देखा। जो इसका आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम क्रांतिकारी घटनाओं को ही याद करेंगे और क्रांतिकारी घटनाओं को ही आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में यहीं के एंड करते हैं। थैंक यू।